नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक नए टाइप के प्रश्नों के बारे में। जैसा आप लोगों को जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम इस सेशन में होने वाली है उसके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 6 क्वेश्चन आने वाले हैं जो एक एक अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 अंकों के प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान वाले होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 से भी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन आएगा। तो वो प्रश्न जो होगा वो किस टाइप का होगा, उसका अपन आंसर है कैसे लिखें, कैसे उसको याद रखें, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो हम लोग आपको यहाँ विशेष प्रश्नों के बारे में बताएंगे। देखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 से रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक फिर रिक्त स्थान हल होता है। इसको हमें समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक ही चर है और वो रैखिक समीकरण है। जब एक ही चर होगा किसी समीकरण में, यदि जब एक ही चर होता है तो उसका केवल एक ही हल होता है, और एक ही हल होता है उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा अद्वितीय हल। तो रिक्त स्थान की जो पूर्ति हम कर रहे हैं तो इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, अद्वितीय शब्द आएगा। एक बार फिर बता दूं, एक चर है, रैखिक समीकरण है, तो उसका जो भी हल आएगा वो केवल और केवल एक ही हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। तो इस टाइप का प्रश्न यदि आता है, ये प्रश्न आता है, तो आपको यहाँ अद्वितीय लिखना है। समीकरण x बराबर 2 का रैखिक आलेख पे रिक्त स्थान है, अक्षिश के समांतर होगा। आप जानते होंगे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो आड़ी रेखा बनाई जाती है, क्षैतिज जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं अक्ष एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये कहना चाहता है कि जब x का मान 2 होगा तो इससे जो रेखा बनेगी वो रेखा कौन से एक्सिस के समांतर होगी। और यहाँ पर एक रोचक बात आपको मैं बताने वाला हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन है वो जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुई थी उनमें भी आया था। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है उस संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ संख्या कितनी भी दे दी जाए, चाहे वो संख्या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो बटे की हो, चाहे बिना बटे की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे वो रूट की हो, कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर आने वाली संख्या के बारे में हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि दी गई जो ये वैल्यू है ये किसका मान है। यदि आपको x के बराबर में दिया गया है, वैल्यू भले चाहे कुछ भी हो, तो आपको यहाँ y अक्ष के समांतर बताना है। उल्टा याद रखना है, जब x की वैल्यू दी जाएगी तो वो रेखा y एक्सिस के समांतर होगी। किसके समांतर होगी, y एक्सिस। तो y हम यहाँ लिखेंगे, अक्ष पहले से लिखा हुआ है। बात वही आ गई, यहाँ पर दिया गया कि समीकरण y बराबर 2 का रैखिक आलेख अक्षिश के समांतर होगा। कौन से अक्ष के समांतर होगा, तो यहाँ किसकी वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई है ये नहीं देखना है, कितना दिया गया ये मान नहीं देखना। देखना यह है कि मान दिया किसका गया। यदि y का दिया गया है तो वो अक्ष एक्सिस के समांतर होगा, और यदि अक्ष का मान दिया गया है तो वो y अक्ष के समांतर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 और हम 3 देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है, आसान है। लेकिन एग्जाम के दौरान क्या होता है कि यदि इस टाइप के प्रश्न हम लोगों के नहीं देखे हुए हैं तो हम हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट कर देते हैं, और गड़बड़ाहट का मतलब है रॉन्ग कर देते हैं। आंसर बड़ा आसान होता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, x का जब मान दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो वो y अक्ष के समांतर होगा, और y की वैल्यू दी जाए, भले चाहे कुछ भी दे दी जाए y की वैल्यू, वो अक्ष एक्सिस के समांतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मान लीजिए कोई दो रैखिक समीकरण युग्म है
और उनके लिए ये कंडीशन लागू होती है, हो तो रेखिक समीकरण युग्म होता है। रेखिक समीकरण युग्म दो टाइप का होता है, या तो वो संगत होता है या असंगत होता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस कंडीशन के लिए रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंडीशन के लिए संगत होता है। क्या होता है? संगत। इसी टाइप से यही प्रश्न है, कंडीशन चेंज हो गई है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? इस कंडीशन में भी संगत होगा। क्या होगा भाई? संगत होगा। अब कंडीशन फिर चेंज हो गई। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, या ऐसे समझिए नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। अब ये पढ़ने के बाद में भी हम लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सस्पेंस हो जाता है, डाउट हो जाता है, संगत करूं या असंगत करूं। तो ये तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में आपको मैं सटीक सी बात बता देता हूं। जब लास्ट में नॉट इक्वल टू आएगा, जब अंत में काम बिगड़ जाता है, तो वो संगत ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी के संपर्क में है, लेकिन संपर्क में रहते 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 अंत में जाकर के उसकी प्रवृत्तियां हैं वो बिगड़ जाती हैं। वो उसकी जो रीति नीति है, उसके काम करने का तौर तरीका है, उसका व्यवहार है, यदि वो अच्छा नहीं है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि लास्ट में काम जब बिगड़ जाता है तो वो तभी बिगड़ता है जब उसकी संगति अच्छी नहीं हो, अर्थात असंगत। सीधी सी बात है, लास्ट में काम बिगड़ेगा तो ही असंगत होगा, बाकी दो कंडीशन में संगत होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, रेखिक समीकरण की घात। इसको माइंड में सेट कर लो। रेखिक का मतलब ही होता है एक घात। ठीक है। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर हो जाएगा 1। यहीं पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो 6 है, इनको मैं थोड़ा सा चेंज करके इनकी क्वेश्चनों को चेंज कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब हमसे इनके अलावा इनसे क्या पूछा जा सकता है? अभी देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक बात की, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बनाऊंगा, और आप देखेंगे कि प्रश्न की भाषा बदलते ही कुछ अलग ही बात हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ अपने को क्या देखना है? रेखिक समीकरण युग्म का आलेख के आलेख की रेखाएं, आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? आलेख की रेखाएं कैसी होंगी, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहीं बता दूंगा डायरेक्ट आपको। और रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं, यहाँ रेखाएं पूछी जा सकती हैं कि वो रेखाएं कैसी होंगी। रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं, देखिए जब ये कंडीशन आती है और हम ग्राफ बनाते हैं, तो इस कंडीशन में दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होती हैं वो बताना होता है इसमें। तो वो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी। और ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के लिए दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होती हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो उन दोनों रेखाओं को बोला जाता है समपाती रेखाएं। तो इस कंडीशन के लिए रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा उसकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। तो इसी टाइप से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि जब
ये कंडीशन है तो रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? तो इस कंडीशन के लिए हल होता है अद्वितीय हल। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल, याद रखना। और इस कंडीशन के लिए कैसा हल होता है? अनंत हल, अनंत या अनेक हल। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो लास्ट में जब काम ही बिगड़ गया तो क्या हल निकलेगा? कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए वो हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, और इस चैप्टर के बारे में बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो इस चैप्टर के लिए हमने कंप्लीटली पूरे चैप्टर के वीडियो है वो हमने डाल दिए हैं। बाकायदा उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के जितने भी वीडियो हैं उनको आप जब देखेंगे तो उस चैप्टर के बारे में आपको एक एक बारीकी के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन जो थे, इससे पहले हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो कुछ क्वेश्चन हमने देखे, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर हमने 6% और देख ली। 3% तो ये हो गए कि रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए कि इन कंडीशन के लिए हल किस प्रकार का होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को याद करनी होंगी, और इनको कैसे याद किया जाए, इसके लिए हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट नाम से एक वीडियो बना रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, थंबनेल को जब आप देखोगे पता चलेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका आपको लिंक उपलब्ध करवा देंगे, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। यदि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे तो इन क्वेश्चंस की जो हम बात कर रहे हैं, इनको समझना, इनको हल करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही शानदार टेक्निक बता रखी है। आप भी जानना चाहते हैं कि वो टेक्निक क्या है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप चाहते हैं कि केवल वीडियो को अपन स्टार्ट करें और उसको कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट देखने से पता चल जाए, तो बात बनने वाली नहीं है। यदि आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखोगे तो आपको उसमें वहाँ पर बहुत ही शानदार फैक्ट्स मिलेंगे। और इन फ्यूचर यदि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी हमने बहुत शानदार मैटर है उसके अंदर बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, इसके अलावा इस एक्सरसाइज, इस या चैप्टर से अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। अब वो अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, इनकी बात भी हम करेंगे। लगातार आप इस वीडियो में बने रहें। बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। यदि वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, अति लघुत्रात्मक, तो वो पर्सन कैसा हो सकता है? एक तो अभी अभी हमने बात की थी कि 3 कंडीशन थी। इन कंडीशन के लिए रेखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का हो सकता है, संगत या असंगत, वो चीज़ भी यहाँ पूछी जा सकती है। इसके अलावा रेखिक समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं, उस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें। साथ साथ में हल कैसा होगा ये भी आपको पूछा जा सकता है। और अब हम बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, और यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप कहीं चूक जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं आप लोगों से चूक नहीं हो और आपके अधिकतम अंक आप लोगों को मिले। अक्ष एक्सिस का समीकरण लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अक्ष एक्सिस का समीकरण पूछ रहा है तो वो हमें वाई एक्सिस का ही पूछ सकता है। अक्ष एक्सिस का नहीं पूछे तो हो सकता है वो वाई एक्सिस का समीकरण पूछ ले। समीकरण लिखिए, ये 2 क्वेश्चन है। तो याद रखना, अक्ष एक्सिस का समीकरण पूछे तो हमें उसका जो उत्तर है वो क्या बताना है, y = 0।
और यदि वाई एक्स का समीकरण पूछा जाता आपसे, वाई एक्स का समीकरण, तो आपको उत्तर बताना है x बराबर 0। आप यहां पर देख रहे हैं कि समीकरण पूछा जा रहा x एक्सिस का और हम काम कर रहे हैं y के लिए, y बराबर 0, उल्टा काम हो रहा है। और जब y एक्सिस का समीकरण पूछा जा रहा है x बराबर 0 लिख रहे हैं, उल्टा याद रखो। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, ये समीकरण ही है, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, यहां ध्यान रखना, x अक्ष का समीकरण और y एक्सिस का समीकरण उल्टा याद रखना। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y एक्सिस का समीकरण x बराबर 0। अब कई विद्यार्थियों के, कई व्यूवर्स के माइंड में ये आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ सर, उल्टा क्यों बता रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते टाइम आप लोग देखते हैं कि ये जो आपका x एक्सिस होता है, इस x एक्सिस पे हम केवल x का मान ही लिखते हैं, y का मान नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसके ऊपर, पूरे के ऊपर ही y का मान क्या होता है? 0। इसलिए x एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 हो गया। y एक्सिस पे तुम किसका मान लिखते हो? y का मान ही तो लिखते हो। y एक्सिस पे तो y का मान लिखते हैं, x का मान नहीं लिखते हैं। तो इसके ऊपर y का मान तो होता है, लेकिन इसके ऊपर x का मान नहीं होता, और नहीं का मतलब 0। इसलिए y एक्सिस पे x का मान नहीं होता, तो यहाँ इसका समीकरण x बराबर 0, और x एक्सिस पे y का मान नहीं होता, इसलिए y का मान 0। याद रखो। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई बिंदु दिया जा सकता है आपको, और बिंदु देकर के हमसे पूछा जा सकता है कि ये बिंदु कौन से एक्सिस पे स्थित होगा। जैसे मान लीजिए हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बिंदु 0,4 कौन सी अक्ष पर स्थित होगा, कौन सी अक्ष पर स्थित होगा। यहां सिंपल बात है कि अक्ष का मान 0 आ रहा है, और अभी हमने बताया था अक्ष एक्सिस पर तो y का मान 0 होता है, और y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो उन्हीं पर्सन से हमें यहां पर पता चल गया कि यदि अक्ष का मान 0 है, तो अक्ष का मान 0 तो कहां होता है? y एक्सिस पे होता है। तो इस पर्सन के लिए इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष। मान लीजिए यही बिंदु हमें बदल करके वो बोल दे कि 5,0 है, और फिर कहे कि कौन सी एक्सिस पर स्थित होगा। तो ये जो बिंदु आ रहा है, यहां देखिए किसका मान है? y का मान। अरे y का मान 0 कहां पर होता है? y का मान 0 कहां पर होता है? y का मान 0 अक्ष एक्सिस पे होता है। देखो यहाँ y बराबर 0 बोला है, और कौन सी एक्सिस के लिए बताया? अक्ष एक्सिस के लिए। इसलिए इन दोनों प्रश्नों में ध्यान रखो कि जब अक्ष एक्सिस का समीकरण आप लोगों को पूछा जाए, तो आपको बोलना है y बराबर 0, बड़े प्यार से, और y एक्सिस का समीकरण पूछे तो अक्ष बराबर 0। ठीक इसी प्रकार यदि किसी बिंदु में अक्ष का मान 0 है, तो ये समझ लो वो y पे स्थित होगा वो बिंदु, और यदि y का मान 0 है तो अक्ष एक्सिस पे स्थित होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक में डायरेक्ट हम लोगों को नहीं मिलने वाले हैं, और यदि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने आते हैं, तो जो बिल्कुल ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं या होशियार बच्चे हैं, तो वो बच्चे तो इस बात को थोड़ा भांप लेते हैं, वो समझ जाते हैं, वो कर भी सकते हैं। लेकिन ये कहता हूं कि 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो हमारा टारगेट होशियार बच्चों को तो आगे बढ़ाना है ही, लेकिन जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं, जो निम्न स्तर के बच्चे हैं, उनके भी अच्छे प्राप्तांक उनको मिले, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, और इसी तरीके से बखूबी मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही शानदार है, फिर भी इन वीडियो को जहाँ तक तुम शेयर कर सकते हो वहाँ तक ज़रूर शेयर करो। वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये तो पता है ही कि यदि हम लोग आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो, इतना तो आप लोगों के लिए बनता ही है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों पे ज़रूर ध्यान देंगे
और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही हम लगातार ऊर्जावान बने रहते हैं और उसी ऊर्जा के माध्यम से आप लोगों तक हम बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए हम इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके बाद में भी हम लोग और क्वेश्चन बताने वाले थे। थोड़ा टाइम अभी अपने पास में है, चलो अपन ऐसे करते हैं, इसी वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, कोई खैर बात। तो हम इसके अलावा अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न कैसे हो सकते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपनी जो बुक है, इस बुक में डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, वो हम बात करेंगे यहाँ। एक 3.3 की जो एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 जो है उसका दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम यहाँ से फिर से बताएंगे तो हमारे पास में इतना वक्त नहीं है, लेकिन हमने एक्सरसाइज 3.3 के लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ जाकर भी आप इस क्वेश्चंस के लिए काम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि अपन 3.5 की एक्सरसाइज की बात करें तो 3.5 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3.5 की जो एक्सरसाइज है उसमें भी प्रश्न संख्या 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो यदि इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर इन प्रश्नों को कर पाओगे। इसके अलावा हम लोगों को जैसे कोई 2 समीकरण देकर के हमसे पूछा जा सकता है कि इसका किस प्रकार का हल होगा, या रेखाएं ये कैसी होंगी, या इन समीकरण युग्म को अपन संगत कहें या असंगत कहें, किस टाइप के होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 तथा 6x + y - 2 = 0 का हल किस प्रकार का होगा, एक ही प्रश्न में मैं आप लोगों को 9 प्रश्न तैयार करवाऊंगा। कितने प्रश्न? 9 प्रश्न। एक प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ हमें पूछा है हल के बारे में पूछा है, तो करना क्या है, पहले वाला जो समीकरण है इसमें x1 के साथ में जो आ रहा है वो a1 का मान है, y के गुणा में जो संख्या आ रही है वो b1 का मान है, और यहाँ जो तीसरा अचर पद है जिसमें xy नहीं है वो c1 का मान है। ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण से x के गुणा में जो आ रहा है वो a2 हो जाएगा, a2 का मान 6 हो जाएगा, y के गुणा में यहाँ पर 1 है तो b2 का मान 1 हो गया, और c2 का मान -2। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कहीं पे भी माइनस आ रहा है तो उसको बोलना भी ज़रूरी है, उसको लिखना भी ज़रूरी है। यदि आप माइनस है माइनस नहीं बोला तो भी गलत हो जाएगा, और माइनस है तुमने माइनस को माइनस नहीं लिखा तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस का मतलब ही है घाटा, इससे जो भी नफरत करेगा ये पक्का घाटा कर देगा, उसके साथ में दगा कर देगा। इसलिए माइनस को लिखना और बोलना बहुत ज़रूरी है।
इस a1 के बटे में a2 को हल करेंगे, a1 बटे a2 लिख करके इसको सरल कर लेंगे, ठीक है। फिर b1 बटे b2 को हल कर लेंगे, b1 का मान -3 है, ये 1 है, तो ये कुल मिलाकर के 3 ही हो जाएगा। एक बार आपको मैं बता दूं, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, ध्यान रखना, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आपको C1 बट्टे C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है तो आप सीधा ये बता दो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अब इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन लागू हो गई हमारे पास। अब हमें पूछ रहा है हल, तो इस कंडीशन के लिए हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। पहला प्रश्न हो गया। यदि ये कंडीशन मिल जाए और हमें बोले कि बताओ इन समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यदि ये पूछ लिया जाए कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, तो हमें बताना है संगत। क्लियर हो गई बात? एक ही प्रश्न में 3 बातें बता दी हमने। अब देखो, हो सकता है कि A1 बटे A2 का जितना मान आ रहा है उतना ही मान B1 बटे B2 का आ जाए। हो सकता है ऐसा। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप C1 बटे C2 को भी चेक कर लो कि C1 बटे C2 का मान कितना आ रहा है। फिर सुन लीजिए ध्यान से, C1 बटे C2 को तभी काम में लेंगे जब ये बराबर आएंगे, बराबर होंगे तो इसको काम में लेंगे, ठीक है। इससे पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए इनकी वैल्यू बराबर आ गई, फिर इनको हम काम में लेंगे, तो क्या हो सकता है? इनकी दोनों की वैल्यू बराबर आ सकती है और इसकी जो वैल्यू आए वो इसके बराबर आ सकती है। ऐसा हो सकता है ना कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों ही बराबर आ सकते हैं। अब तुम्हें पूछा जाता है कि इसका हल कैसा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इस कंडीशन के लिए हल कैसे होते हैं? अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल। अब पूछेगी रेखाएं कैसी होंगी? जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती। इनको नोट कर लेना, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब आप लोगों पे बीतेगी, जब आप अपना माइंड लगाओगे तो ये चीज़ें फिसल जाएंगी। इसलिए जो चीज़ें बोल रहा हूं, जो चीज़ यहाँ बता रहा हूं, उनको आप अपने नोटबुक में यहाँ से देख करके नोट कर लें और एग्जाम में जाने से पहले उनको जरूर पढ़ करके जाए। यदि संगत या असंगत पूछे तो मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, इस कंडीशन के लिए भी संगत होता है। असंगत तो तभी होता है जब लास्ट में काम बिगड़ेगा, याद रखना। अब क्या हो सकता है? इन दोनों की वैल्यू बराबर आ सकती है। मान लो ये तो आया नहीं, पर्सन कोई भी संख्या चेंज कर दे तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, लेकिन इनकी वैल्यू जो आती है वो इसके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हल कैसा होगा? कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी होंगी? कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। और लास्ट में काम बिगड़ गया तो असंगत। लास्ट में काम बिगड़ गया, कोई हल नहीं। लास्ट में काम बिगड़ गया, सीधे चला जाओ, कोई मतलब नहीं। सीधे का मतलब समांतर। इन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी 2 छोटे छोटे समीकरण देकर के, मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 8 और यहाँ दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 7, और यहाँ बोल दिया गया कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, या हो सकता है कि वो विधि का नाम नहीं बोले, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इनसे रिलेटेड इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोज़ का भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ जा कर के विलोपन विधि को अच्छे से सीख लें और प्रतिस्थापन विधि को आप अच्छे से सीख लें। और यदि फिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि आप सीख जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हल कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा और क्या स्थिति बन सकती है? जो अभी मैंने ये प्रश्न जो आपको बताया है, इनको आप जरूर 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 पढ़ करके जाना। हो सकता है कि हमने यहाँ पर जितनी बातें की आती लघुतरात्मक टाइप के प्रश्नों में, उनमें से यही प्रश्न आपको मिल जाए। तो यदि आप
इस वीडियो में मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई उन सभी बातों पर आप लोग यदि अमल करते हो और आप मेरे द्वारा बताई गई बातों के अनुसार चलोगे तो मैं आपको निश्चिंत करता हूँ कि निश्चित रूप से ही आप लोग बहुत ही शानदार, बेहतरीन और अधिकतम अंक प्राप्त करोगे। और यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप लोगों से आशा भी है, आप लोगों से विश्वास भी है। इसी के साथ इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।